ये चाहते हैं कि इजराइल बर्बाद हो जाए, टू पुश द ज्यूज इनटू द सी, समुद्र में धकेल दिया जाए यहूदियों को। इजराइल को और इंडिया को एक ही सांप में काटा है। हाँ, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, दो कौड़ी का टेररिस्ट, आप उसको शहीद भगत सिंह के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? सर, मुझे मेरे देश के लिए कोई कानून तोड़ना होगा या मुझे कोई जुर्म करना होगा, मुझे कुछ भी गलत करना होगा, अगर मेरे देश का फायदा होगा तो मैं खुशी खुशी करूंगा। मैं ऐसा मानता हूं कि इंडिया को टीम भेज के हाफिज सईद को जान से मार देना चाहिए। पाकिस्तानी हिंदुओं को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूं क्योंकि हिंदू एंड ऑफ स्टोरी है, मुझे और कोई लॉजिक सुनना ही नहीं है। खालिस्तान एक स्क्रीन सेवर है इमिग्रेशन के लिए, ड्रग स्मगलिंग के लिए, इसके लिए खालिस्तान कुछ नहीं है। जिस तरीके से सिखों को उनके घर से निकाल के जलाया गया, औरतों के साथ रेप करा, ये सच है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ, जिसमें फौज घुसी थी हरबंदर साहब, आज मैं कहता हूं एज अ फौजी, वो ऑपरेशन गलत हुआ। कोई भी बोले कि खालिस्तानी सिख हैं, सरदार हैं, नहीं, खालिस्तानी बेसिकली क्रिमिनल्स हैं। स्वागत है गाइस गौरव ठाकुर शो के एक फ्रेश एपिसोड में। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मेजर गौरव आर्या सर। इनके साथ मैं बहुत पहले से पॉडकास्ट करना चाह रहा था बिकॉज इनके बहुत ही नेशनलिस्टिक व्यूज़ है और आज हम डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि करंटली इंडिया की सिचुएशन कैसी चल रही है, क्या इंडिया के पास कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स है, इजराइल पैलेस्टीन इशू के बारे में हम बात करेंगे, खालिस्तान के बारे में और भी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। और हमें ये 30 मिनट्स मेजर गौरव आर्या सर का ब्रेन मिल चुका है जिसमें ये अपने कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस से हमें हेल्प करेंगे जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को समझने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। आपने जब स्टार्ट किया था अपने करियर तो यू वर इनटू मिलिट्री, सो यू स्टार्टेड ऑफ इन मिलिट्री एंड देन यू टुक अ जंप इनटू कॉर्पोरेट। सो यू स्टार्टेड वर्किंग इन विप्रो एंड देन इवेंचुअली यू बिकेम अ सीनियर मैनेजर। तो ये अचानक से ये जंप क्यों लिया गया था, इसके पीछे माइंडसेट क्या था? माइंडसेट कुछ नहीं था एक्चुअली। I had an accident in the army, and because of that accident, I left. Army was very willing to keep me because हमारे यहाँ मेडिकल कैटेगरी डाउनग्रेड होती है, फिर अपग्रेड हो जाती है if you are fit. But at that point in time, माइंडसेट ऐसा था कि नहीं, कुछ गलत हो गया है, and I couldn't breathe. I had serious lung issues, serious lung infection, ज़्यादा हो गया था, and मैं कई बार हॉस्पिटल जा चुका था, so I left the army. क्योंकि इन्फेंट्री बड़ी, जिसमें मैं था इन्फेंट्री में, इट इज़ वेरी वेरी टैक्सिंग। मतलब कि जिसको हम लोग कहते हैं फौज में मजाक से कहते हैं कि घुटने का ग्रीस खत्म हो जाता है उसमें। तो फिर मैंने छोड़ दी फौज। तो मैं फिर गया और मैं कई सारी मैंने कंपनीज में काम करा, उसमें से विप्रो भी थी, मैंने अर्नस्ट एंड यंग में काम करा, स्मार्ट ग्रुप में काम करा, और 2013-2014 आई वॉज द CEO ऑफ अ कंपनी। और 2017 में मैंने कॉर्पोरेट छोड़ के मैंने मीडिया ज्वाइन करा। ओके, सो सर व्हाट वाज द रीजन ऑफ दैट ट्रांजिशन फ्रॉम कॉर्पोरेट टू मीडिया? एग्जैक्टली। नहीं, मैंने 2016 में एक एक्चुअली बुरहान वानी करके एक टेररिस्ट था, जिसको इंडियन आर्मी ने मारा था। तो काफ़ी उसके सपोर्ट में लोग मीडिया में आ रहे थे, एंड दे कंपेयर्ड हिम टू शहीद भगत सिंह ऑन टेलीविजन, विच आई फाउंड वेरी ह्यूमिलेटिंग एंड इंसल्टिंग। दैट आप एक दो कौड़ी का टेररिस्ट, आप उसको शहीद भगत सिंह के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने इसके बारे में एक ओपन लेटर लिखा बुरहान वानी को, ओपन लेटर टू बुरहान वानी, जो काफ़ी रातों रात वायरल हुआ। और फिर क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूँ और क्योंकि यहीं पे फिल्म सिटी है और सारे एवरीबडीज हियर, तो मुझे फिर उन लोगों ने बुलाना शुरू करा और ये पूछना शुरू करे, क्योंकि वहाँ पे उस समय नैरेटिव ये था कि अगर कोई टेररिस्ट है और उसको घेर लिया है और अगर वो सरेंडर करना चाहे तो उसको सरेंडर कर देना चाहिए, बिकॉज देन ही कैन जॉइन द मेन स्ट्रीम। और उसको अरेस्ट क्यों नहीं करा? और मैंने बोला कि आर्मी थी वहाँ पे, आर्मी तो अरेस्ट नहीं करती है, हमें तो नहीं सिखाया गया एकेडमी में कि अरेस्ट कैसे करते हैं। व्हेन नोबडी एल्स इज एबल टू हैंडल द सिचुएशन, देन यू कॉल द आर्मी। एंड देन आर्मी हमें, हमारे जो फायरिंग रेंजेस होते हैं जहाँ पे हम लोग फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं, हर एक फायरिंग रेंज में इंडियन आर्मी के लिखा है एक गोली एक दुश्मन, शूट टू किल, नो मर्सी। ये हर एक फायरिंग रेंज में लिखा है, ये डे वन से हमारी सिखलाई है, शूट टू किल। वी शूट टू किल, वी डोंट शूट टू स्केयर पीपल। इंडियन आर्मी गोली तब नहीं चलाते कि आप डर जाओ, आप पीछे भाग जाओ या आपके पैर पे गोली। इंडियन आर्मी शूट्स टू किल। सो व्हाट डू वी डू? मैंने समझाने की, और ये मेरी बड़ी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है बिकॉज आई वॉज अ वेरी वेरी जूनियर ऑफिसर इन दी आर्मी। तो ऐसा कोई दिमाग था नहीं मेरा कि मतलब मैं कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझाऊं लोगों को, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग थी और आज भी मेरी वही अंडरस्टैंडिंग है कि द इंडियन आर्मी इज देयर टू एलिमिनेट द एनिमीज ऑफ द स्टेट। जो भारत का दुश्मन है उसको फौज खत्म करेगी। आप भारत के खिलाफ हथियार उठाएंगे, फौज आपको खत्म करेगी, और इसमें कोई बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है। हर एक इदारे का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, मकसद होता है। हाँ, आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, डॉक्टर जिंदगी बचाता है, जज जो है वो
कानून को संभाल के रखता है, उसको इंटरप्रेट करता है जज, उसी तरीके से देश के दुश्मन को फौज मारती है. इट्स अ जॉब विच समबडी हैज टू डू एंड द आर्मी डज इट. तो यही मैंने बताने की कोशिश करी थी. ओके, तो सर बेसिकली लाइक मतलब आपने वो जो ओपन लेटर लिखा था उसके बाद आपको काफ़ी पब्लिसिटी मिल गई, मतलब लोग इन अ वे लाइक आपके ओपिनियंस को जानने लग गए और वो अप्रिशिएट करने लगे, तो वहाँ से आपको काइंड ऑफ लाइक एक एक्सपोजर मिल गया मीडिया का. जी जी. ओके, एंड देन फ्रॉम देयर वाज नो लुकिंग बैक. या अर्नब कॉल्ड मी. अर्नब ने बोला कि आप रिपब्लिक टीवी ज्वाइन कर लो. तो देन आई जॉइन रिपब्लिक टीवी एंड जब मैंने रिपब्लिक टीवी ज्वाइन करी थी तब रिपब्लिक टीवी थी नहीं, मतलब देयर वाज नो ऑफिस एंड ऑल दैट. राइट. बट अर्नब इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड. मतलब अर्नब को मैं 90s से जानता हूँ, अर्ली 90s से, जब हम दोनों कॉलेज में थे ना, डिफरेंट कॉलेजेस. ही वाज इन हिंदू, आई वाज इन सेंट स्टीफेंस, बट आई हैव नोन हिम फॉर एवर. तो अर्नब ने बोला सुनिए छोड़ दे कॉर्पोरेट जो कर रहा है और तू एक काम कर रिपब्लिक में आ जा. कंट्री नीड्स योर वॉइस. ऐसा कुछ नहीं, बट इट्स अ काइंड ऑफ इट्स एन ओपिनियन which I have. And मेरा बड़ा black and white सोचने का भी, maybe I'm not mentally evolved enough to have, जैसे कई लोग intellectual होते हैं ना जिनका कि shades होते हैं opinion के, multiple perspectives. I have a single perspective. मेरा इतना नहीं है, मैं इतना दिमागी नहीं लगाता. मेरा single perspective है कि ये अच्छा है तो ऐसा करना चाहिए, बुरा है तो ऐसे करना चाहिए. इसके अलावा और वही पर्सपेक्टिव मैं लोगों के साथ रोज शेयर करता हूँ थ्रू माई ओन प्लेटफॉर्म. एंड इवन व्हेन आई गो ऑन रिपब्लिक आई शेयर दिस प्लेटफॉर्म. आई मीन इट्स जस्ट इट. तो आपको नुआंस्ड थॉट जो होता है ना, जो परत से परत निकलती है, सोफिस्टिकेटेड थॉट है, वो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मुझे आता नहीं है वो. बट दैट ऑल्सो बिल्ड्स मोर ट्रस्ट विद द व्यूअर्स कि लाइक लोगों को मालूम है, बिकॉज जो नुआंस थॉट्स होते हैं सो इट कैन ऑलवेज शिफ्ट एंड इट्स वेरी फ्लेक्सिबल. तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं. सो देयर आर पीपल हु गिव सच काइंड ऑफ political and manipulative answers, right? And somewhere down the line it affects their trust as well. Like मतलब audience वंडर करती है कि यार ये तो इस मुद्दे में ये बोल रहे थे, अब अचानक से इन्होंने पलटी कैसे मार ली. तो यहाँ पर लाइक पीपल नो दैट व्हाट यू स्टैंड फॉर, और शायद वो पलटी ना भी मार रहे हो. हाँ, उनका थॉट प्रोसेस सही हो, सिचुएशन इवॉल्व हुई है, अब इसको ऐसे सोचना चाहिए. राइट. उतना दिमाग अपने में नहीं था कभी. उतना जो इंटेलेक्चुअल जिसको कहते हैं रोबस्टनेस, या फिर that was never there. Calculations here. हाँ, उतना नहीं आता था. तो it was always कि ये है, ये होना चाहिए, right? And फिर मेरा ये भी आदत है कि चलो ये काम खत्म हुआ, आगे बढ़ो अगला. So very quickly. So I think like that. तो मेरा दिमाग ऐसे ही है. So sir, like आप एक hardcore nationalist है, राइट, और आपके विचार थोड़े से राइट विंगर से ज़्यादा मैच करते हैं मैं कहूँगा. तो लाइक इस ओपिनियन के पीछे लाइक आपके क्या स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन है? व्हाई डू यू थिंक लाइक वी शुड ऑल बिकम नेशनलिस्ट? एंड नेशनलिज्म की भी एक सीमा होनी चाहिए क्या? टू मच नेशनलिज्म क्या सही है, या उससे कुछ दूसरे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं? बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि टू मच नेशनलिज्म इज ऑल्सो नॉट गुड. देखिए, मैं तो एक चीज़ ये सोचता हूँ कि हमारे पास तो एक ही देश है, राइट? और भगवान ना करे कभी ऐसा होगा नहीं, और कभी नहीं होगा ऐसा, लेकिन वी आर डिस्कसिंग एकेडमिकली. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर देश नहीं रहेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल. तो मैं उस चीज़ को, उस इमोशन को बहुत जेलसली गार्ड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं. ठीक है ना? आपके पास अगर एक ही चीज़ हो लाइफ में तो आप उसको बहुत वैल्यू करते हैं. अब कई लोग हैं जो कहते हैं कि वी आर ग्लोबल सिटीजन्स, है ना? एक कॉन्सेप्ट है ग्लोबल सिटीजन्स का, कि आई कैन लिव इन स्पेन, आई कैन लिव इन द US, आई कैन लिव इन ऑस्ट्रेलिया, आई कैन लिव इन कैनेडा, आई कैन लिव हियर. मेरे साथ ऐसा नहीं है. आई कैन ओनली लिव इन इंडिया. मैं यूरोप जा सकता हूँ 2 दिन के लिए, पर अगर आप मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी दे देंगे ना, मैं कभी खुश नहीं रहूँगा वहाँ पे. मैं बड़ा तीसरे दिन के बाद मैं चिड़चिड़ा सा हो जाऊँगा वहाँ पे. आई विल स्टार्ट स्नैपिंग एट रैंडम पीपल. तो मैं यहीं पे फिट हूँ. मैं इसी मिट्टी की पैदाइश हूँ, और मेरे साथ एक खास चीज़ है मेरे DNA में कि टू जेलसली गार्ड एंड डिफेंड व्हाट यू होल्ड सेक्रेड. ये है एक, और इंस्टिंक्ट कह सकते हैं. इंस्टिंक्ट है, DNA में है, खून में है. और मुझे नहीं लगता कि टू मच ऑफ नेशनलिज्म इज बैड, और देयर शुड बी अ लिमिट टू नेशनलिज्म. दिस इज लिमिटलेस. आप इस मिट्टी से जितना भी प्यार कर सकते हैं, और उससे भी हद से ज़्यादा अगर आप करें, है ना? और क्यों ना करें? क्योंकि मेरी और कोई आइडेंटिटी नहीं है इंडियन के अलावा, भारतीय होने के अलावा और कोई. अगर आप सोचते हैं आपकी मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं, फिर आपको कन्फ्यूजन है. और मुझे तो कन्फ्यूजन डे 1 से नहीं है. जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं क्लास 2 में था, मुझे तब भी कन्फ्यूजन नहीं था. एंड टुडे
आई एम एट दिस एज, मुझे आज भी कन्फ्यूजन नहीं है। सो लाइक मतलब बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म की वजह से सर आपको नहीं लगता कि लाइक कभी कभार ह्यूमन वैल्यूज़ ऑल्सो या फिर कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स टेक्स फॉर अ टॉस, कि जैसे कुछ हमारे पास राइट्स वगैरह होते हैं जो कि एक ह्यूमन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स को, तो अब इस केस में अगर टू मच नेशनलिज्म हो जाता है तो लाइक हमेशा हर बार देश आगे, इवन एट द कॉस्ट ऑफ लाइक ह्यूमन वैल्यूज़ एंड ह्यूमन राइट्स, तो वो टाइम पे व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मुझे ऐसा तो कभी मौका नहीं लगा जहाँ पे मैं बोलूँ कि टू मच ऑफ नेशनलिज्म की वजह से ह्यूमन राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ हुए हों। मैंने तो ऐसा नहीं देखा आज तक। और मैंने काफ़ी कुछ देखा। आई हैव बीन पोस्टेड इन JNK, आई हैव बीन पोस्टेड इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज। मैंने और भी जो भी थोड़ी बहुत ज़िंदगी देखी है, मैंने तो कभी नहीं देखा। और मुझे लगता है कि नेशनलिज्म ही आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, बिकॉज नेशनलिज्म आपको वो तवज्जो देती है, वो इंपॉर्टेंस देती है कि यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो मुझे लगता है नेशनलिज्म ही उसको डिफेंड करती है। और बहुत ज़रूरी है हर एक शख्स के अंदर नेशनलिज्म होना, देशभक्ति होना, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये देखिए ना, 1000 साल हमारे ऊपर राज हुआ। हाँ। और एक हीन भावना थी मन में। हाँ। तो हमारे टाइम पे कहते थे कि अरे ये चीज़ जो है ना इंडियन नहीं है, ये इम्पोर्टेड है। हाँ। इंडियन मत समझना इसको, ये इम्पोर्टेड है। तो ये बड़ा था। मुझ में खुद ये प्रॉब्लम थी बहुत पहले कि मैं ये कहता था कि लोग पूछते थे, हाँ मेजर साहब आप कहाँ रहते हैं? तो मैं कहता था मैं दिल्ली में रहता। सच तो यह है कि मैं नोएडा में रहता हूँ, और सच तो ये है कि लेट 90s से मैं नोएडा में रह रहा हूँ। लेकिन बुरा लगता था, यमुना पार रह रहे हैं आप, है ना, यू लिविंग। और इस इलाके को जहाँ पे अभी आप और हम बैठे हैं, एक ज़माने में इस इलाके को दिल्ली के मुकाबले में इतना अच्छा नहीं माना जाता था। टुडे आई से विद अ ग्रेट डील ऑफ प्राइड। लोग कहते हैं दिल्ली में रहते हैं, मैं कहता हूँ दिल्ली में नहीं, मैं नोएडा में रहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। यू सी, जो और दिल्ली बुरा नहीं है, दिल्ली बहुत अच्छा है। दिल्ली ने मुझे रोजी रोटी दी है, मैंने दिल्ली में पैसे कमाए हैं, मैंने दिल्ली में जॉब करी है। आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर दिल्ली। लेकिन यहाँ पे मैं बस गया हूँ तो ये मेरा घर है। उसी प्रकार से अगर आप बड़े कॉन्टेक्स्ट में, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो भारत है ना, ये लोग कहते हैं कि साहब टू मच ऑफ नेशनलिज्म इज बैड या टू मच ऑफ पेट्रियोटिज्म इज बैड। मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे पूर्वज, उनका जब देहांत हुआ होगा, वो इस दुनिया से गए होंगे, तो उनको जब उनका अंतिम संस्कार हुआ होगा, तो यहीं की नदियों में उनकी राख है ना, यहीं के खेतों में, यहीं के खलियानों में। दिस इज सीक्रेट लैंड। और मैं मान के, मैं कुछ हो जाए, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लोग कहते हैं कि आपका बड़ा अनबेंडिंग टाइप का एटीट्यूड है, कि बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि आप फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं है, मैलिएबल नहीं है। नहीं है मेरा मैलिएबल। मैं सीधा टूटूंगा, मैं मुड़ूंगा नहीं। मैं सीधा, जब जिस दिन ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, हो सकता है मैं टूट जाऊं, हो सकता है मैं बिखर जाऊं, वो हो सकता है। पर मुड़ना उड़ना तो अब नहीं हो पाएगा, मुश्किल है मेरे लिए। तो सर यहाँ पे एक और एक चीज़ है कि जैसे कोई भी इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है और वो अपनी आगे बढ़ने के लिए एफर्ट्स लेना स्टार्ट करता है, तो हमेशा सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल उसका एक अंडरपिनिंग होता है, साइकोलॉजिकल उसका बेस होता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेशनलिज्म देश का वो कॉन्फिडेंस है कि लाइक जब आप में कॉन्फिडेंस आने लगता है, तब फिर आप एक्शन लेने लगते हो और फिर आप देखते हो कि आपकी लाइफ बदल रही है। तो उसी तरीके से अगर देश में नेशनलिज्म बढ़ रहा है, तो देशवासी एक साथ मिलकर एकजुट होकर काम करते हैं और फिर देश आगे बढ़ने लगता है, कॉम्प्रोमाइजेस हट जाते हैं जी। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है नेशनलिज्म को देखने का। बस अक्सर काफ़ी सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि लाइक यू नो कि हम कम्युनिस्ट रेजिम ना बन जाए या फिर हम डिक्टेटरशिप ना बन जाए, राइट। तो टू मच नेशनलिज्म आ जाएगा तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा। लेकिन मुझे पर्सनली कभी ऐसा दिखा नहीं है। और आज आपके भी व्यूज़ जान के मैं ये भी समझ गया हूँ कि लाइक इसके पीछे ऐसा कोई एंगल है नहीं। मे बी लाइक वो मीडिया में फैल जाता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि लोगों के जो फियर्स होते हैं वो अक्सर मीडिया में फैल जाते हैं जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ गौरव, ऐसा है कि ये जो फियर है ना कि टू मच ऑफ नेशनलिज्म विल लीड टू डिक्टेटरशिप, एग्जैक्टली, ये भी एक नैरेटिव है। टू मच ऑफ नेशनलिज्म विल लीड टू प्रोग्रेस। ठीक है, अमेरिका में बड़ी नेशनलिज्म है। We are Americans, right. America first. Absolutely. Make America great again. Yeah. America is a perfect example of hyper nationalism. और दुनिया की नंबर 1 कंट्री है। The Chinese are hyper nationalists. हाँ. एक डेमोक्रेसी है, एक कम्युनिस्ट रेजिम है, राइट। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि डेमोक्रेसी हमारी मिट्टी का अंग है, हमारी मिट्टी का एक बहुत एक अहम हिस्सा है भारत का। और नेशनलिज्म का और डेमोक्रेसी का ये सोचना कि डिक्टेटरशिप में चला जाए, ये मुझे फारफेच्ड, नॉट ओनली फारफेच्ड, मुझे लॉजिक, इसका लॉजिक समझ में नहीं आया।
कि कैसे हो सकता है। आप ये बोलेंगे कि नहीं, आप अपने देश से अगर बहुत ज्यादा प्यार करेंगे तो कोई डिक्टेटर बन जाएगा। ये तो यही बात हो गई। कोई मुझसे बोलेगा कि नहीं, गौरव आर्या अगर बहुत ज्यादा कॉफी पिएगा तो एक दिन वो करोड़पति बन जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? व्हाट इज द रिलेशन? कोरिलेशन नहीं है। कोरिलेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप जितनी अपनी देश से प्यार करेंगे उतना आप देश के लिए सच्चे रहेंगे। हाँ, आपके घर वाले, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनके लिए मेहनत करते हैं, आप उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आप उनके लिए दिन रात खून पसीना बहाते हैं। ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, आपकी लॉयल्टी अपने घर वालों के लिए। उसी को अगर लाखों करोड़ों गुना आप एक्सपैंड कर दें तो वो नेशनलिज्म बन जाती है। ठीक है, नेशनलिस्ट सिर्फ वही होता है जो हर चीज में अपने देश को बीच में रखता है और फिर उसके ओपिनियंस देश के इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर मेरे देश के लिए अच्छा है कोई काम, ठीक है, और मैं आपको खुल के बताता हूँ, एक बार मैंने बहुत पहले किसी कॉन्फ्रेंस में बोला था तो लोग कह रहे थे कि साहब ये तो गलत चीज़ है, ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान है। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल बयान नहीं है। अगर मुझे मेरे देश के लिए कोई कानून तोड़ना होगा या मुझे कोई जुर्म करना होगा, मुझे कुछ भी गलत करना होगा, अगर मेरे देश का फायदा होगा तो मैं खुशी खुशी करूंगा। जो कानून है मेरे देश से बड़ा नहीं है, किसी भी देश का कानून हो, ठीक है। आई थिंक यहीं से वो फिर लाइन थोड़ा ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है और फिर उसको कुछ इन्फ्लुएंसर्स कह लो या कुछ न्यूज़ चैनल्स उसको फिर बड़ा चढ़ा के हाइपरबली सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। बट आई एम हैप्पी इन माय ओपिनियन कि मुझे अपने देश के लिए जो कुछ करना पड़ेगा, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो कानूनी है, वो गैर कानूनी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई कैन क्रॉस एनी रेड लाइन, कोई भी रेड लाइन मैं पार करने को तैयार हूं अगर मेरे देश को फायदा और मेरा देश उससे सुरक्षित रहे। ये मेरा मूल विश्वास है दिल में, एंड दिस इज हाउ आई लिव माई लाइफ। आई थिंक कानून का पर्पस भी वही होता है, राइट, कि मतलब अगर देखा जाए तो मोटा मोटा कि लाइक मतलब देश में जस्टिस मेंटेन रहे, देश के बेनिफिट में चीज़ें हो। हर समय ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं ऐसा मानता हूं, हाँ, मैं ऐसा मानता हूं कि इंडिया को टीम भेज के हाफिज सईद को जान से मार देना चाहिए। अब वो गैर कानूनी है और भारत के कानून के हिसाब से भी गैर कानूनी है, राइट, पर मार देना चाहिए उसको, ये मैं मानता हूं। और अगर मेरे हाथ में 1% भी ताकत होती तो हाफिज सईद जमीन के 6 फुट नीचे होता और कई साल पहले हो जाता है काम। चाहे मौलाना मसूद अजहर होता, चाहे कोई भी होता जो देश के खिलाफ, हाँ, आप मेरे देश के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो आपका हक है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कोई भी मेरे देश के खिलाफ लंदन में प्रोटेस्ट कर रहा है, दिल्ली में कर रहा है, वॉशिंगटन में कर रहा है, वो उसका अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट। आप भारत की पॉलिसी से डिसएग्री करते हैं, आपको पूरा हक है। लेकिन अगर आप मेरे देश के खिलाफ हथियार उठाएंगे, देन आई हैव द राइट टू विजिट वायलेंस अपॉन योर डोर स्टेप। और कुछ बातें वायलेंस से ही लोगों को समझ में आती हैं। पता नहीं क्यों हमारे माहौल में ना वायलेंस को बुरा मानते हैं बहुत। पीस, मुझे ये आई हैव नेवर अंडरस्टूड दिस ऑब्सेशन विद पीस। पीस से कुछ नहीं होता। दिस नेशन, दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी प्रोटेक्टेड बाय वायलेंस। ये आपको क्या लग रहा है ये 13 लाख की इंडियन आर्मी क्या कर रही है? या नेवी के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तीसरा जो है वो क्या कर रही है? या एयरफोर्स के बाद राफेल के जेट्स हैं, व्हाट आर दे डूइंग? एक दिन के लिए भी हट जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, एक सुंदरकांड है, आपने जानते होंगे आप, हाँ, सुंदरकांड है, उसमें लिखा है कि बिना न माना जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भाई बिन होए न प्रीत। कहने का मतलब यह है कि जब प्रभु श्री राम माँ सीता को लंका से वापस लेने गए थे तो समुद्र पार करना था, तो उन्होंने 3 दिन लगातार समुद्र के सामने, समुद्र देवता के सामने प्रार्थना करी, हाथ जोड़ के, सर झुका के, कि मुझे रास्ता दीजिए, मुझे अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को वापस लेने आना है, अपनी पत्नी को वापस लेने आना है। समुद्र ने जवाब नहीं माना। फिर उन्होंने लक्ष्मण से बोला कि मेरे धनुष बाण लाओ, और फिर कहते हैं कि बिना न माना जलधि जड़, जो विनय है, जो रिक्वेस्ट है, वो जो बेवकूफ जल, पानी बेवकूफ नहीं मान रहा। गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब गुस्से में प्रभु श्री राम बोले, भय बिन होए न प्रीत। देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। और ये हमें मानना पड़ेगा। और ये अक्सर मैं कहता हूं और आपकी शो में मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री किसी और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से बात करते हैं विदेश में, चाहे वो दुश्मन देश हो, चाहे वो दोस्त देश हो, उसको ये पता होना चाहिए, दूसरी पार्टी को, दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ये पता होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री के पीछे ना 13 लाख की फौज है। कहीं ना कहीं समुद्र में न्यूक्लियर सबमरीन है, कहीं ना कहीं समुद्र में INS विक्रांत है। उनको पता होना चाहिए।
द की इज प्रोजेक्शन ऑफ हार्ड पावर. राइट, उससे नेगोशिएशंस जियोपॉलिटिकल अपने आप स्ट्रांग हो जाते हैं. उसके अलावा आपकी इज्जत बढ़ती है. और ये बात सच है, लोग आपकी उतनी, हाँ नहीं, लोग आपकी उतनी इज्जत करेंगे अगर आप लोगों को एक बार ये एहसास हो गया कि आप उनका नुकसान कर सकते हैं और आप नुकसान करने के लिए तैयार भी हैं. एक तो कहते हैं ना कि साहब नुकसान कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं. राइट. ये नुकसान कर भी सकते हैं और कर देंगे ये. जिस दिन उनको बुरा लगा तो कर देंगे. वो एबिलिटी टू इंस्टिल फियर इन फ्रेंड्स एंड फोज अलाइक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. राइट. और सर इसके साइकोलॉजिकल बेसिस भी है. लाइक साइंस भी यही कहता है कि फियर इंस्टिल होना चाहिए, तब जाके लोग आपको सीरियसली लेंगे. रिस्पेक्ट भी तभी डेवलप होता है. रिस्पेक्ट का एक बहुत इंट्रिंसिक पार्ट फियर है. एग्जैक्टली. तो सर अभी जैसे जो वर्ल्ड में चल रहा है, तो अगर अभी आप देखेंगे तो इजराइल और हमास का जो मामला चल रहा है, तो अब इसमें कहीं ना कहीं से भी लाइक इंडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्टली? और आपको क्या लगता है कि लाइक ये आगे चल के क्या ये एक मिनी वॉर में स्केल हो सकता है, जो कि जिसमें और भी कंट्रीज शामिल हो जाएंगे? जैसे अभी ईरान और लेबनान तो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर ही रहे, और यूएस भी आगे आ रहा है सपोर्ट करने के लिए. तो ये स्केल होगा. मेन चीज़ क्या है कि हमास अंडरग्राउंड नेटवर्क्स में छुपा हुआ है, तो इजरायली जो सेना वाले हैं उनको अंडरग्राउंड वो चीज़ को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसके लिए आई थिंक यूएस के पास कुछ बॉम्बर्स है जो उन्होंने परचेस किया था. तो ये प्रेडिक्शन ये है कि बहुत टाइम तक चलेगा ये वॉर. हाँ. मतलब 1-2 साल तक चलेगा. हाँ. तो उतने टाइम में क्या कुछ स्केल हो सकता है आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि दुनिया, अब क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता. हाँ. लेकिन दुनिया कोशिश कर रही है कि इसको कंट्रोल करा जाए. द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू कंट्रोल दिस एंड लिमिट दिस वॉर. जैसे कि आप देखिए कि रूस और यूक्रेन का वॉर 1.5 साल हो गए. हाँ. बड़ा लिमिटेड रहा है. एग्जैक्टली. जबकि एक तरफ नेटो खड़ा है पूरा. हाँ. एक तरफ रूस खड़ा है. राइट. उधर रशिया रूस को सपोर्ट कर रहा है. चाइना, अमेरिका और ईयू पूरा का पूरा यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है. लेकिन वो वॉर कंटेन हो गया ना. दैट इज, वो जो आग लगे ना वो किचन से बाहर ना जाए. वो बेडरूम तक, ड्राइंग रूम तक ना पहुंचे. ये है पूरा चक्कर. और मैं ये समझता हूं कि यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां पे खड़े हो गए हैं. समुद्र में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स. यूके की नेवी आ चुकी है वहां पे. हाँ. वो क्यों आए हैं वहां पे? इसलिए कि कोई तीसरा बीच में ना पड़े. अच्छा. तो अभी तो देखिए हमास ने बैटिंग कर ली है. हाँ. अब इजराइल अपनी बैटिंग कर रहा है, तो अभी चीखें निकल रही हैं लोगों की. देखिए लड़ाई कहाँ तक जाती है. राइट. सो क्या ये बिकॉज ऑफ World War I एंड World War II, जिसके हमने जिसका रिजल्ट देखा कि मैसिव लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुआ और कुछ भी उससे अच्छा निकल के नहीं आया, हाँ. तो इस वजह से पूरी दुनिया कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि ज़्यादा एस्केलेट ना हो? नहीं, इट इज़ नॉट World War I एंड World War II. बेसिकली जो इस्लामिक वर्ल्ड है, अलग अलग कारण हैं लोगों के. आपने जैसे इंडिया का फैक्टर पूछा था अपने पिछले सवाल में, राइट, कि भाई इंडिया का क्या स्टेक्स हैं इसमें. एग्जैक्टली. इंडिया के ये स्टेक्स हैं कि इजराइल को और इंडिया को एक ही सांप ने काटा है. हाँ. टेररिज्म ने, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, इस सांप ने दोनों को काटा है. और ये भी हमें कहना होगा कि जितना रेडिकल इस्लामिस्ट ने मुस्लिम्स को मारा है, उतना और किसी धर्म को नहीं मारा. एग्जैक्टली. अब जैसे पाकिस्तान में, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको. पाकिस्तान में हर तीसरे दिन मस्जिदों में बम ब्लास्ट होते हैं. सो इन पाकिस्तान मुस्लिम्स आर किलिंग मुस्लिम्स. कोई बाहर वाला नहीं मार रहा. राइट. ये भी एक रेडिकल इस्लाम का, कि जो हमारे तरफ अग्री नहीं करता उसका मजहब कोई भी उसको मार दो, जो हमसे अग्री नहीं करता. राइट. आर नैरो विजन ऑफ इस्लाम, हमारा एक नैरो इंटरप्रिटेशन है. आप उसको नहीं मारते, हम आपको मार देंगे, चाहे आपका नाम अहमद क्यों ना हो. आपका नाम अमित ना हो तो अमित भी मरेगा, अहमद भी मरेगा, दोनों निपटेंगे. ये उनका, और कर भी रहे हैं. आप सीरिया में देख लीजिए, आप लेबनान में देख लीजिए, मोस्टली दीज कंट्रीज देयर आर मुस्लिम्स के, क्योंकि एक रेडिकलिज्म है. एग्जैक्टली. एक तो ये चीज़ है. दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब दुनिया जो है ना, इट हैज गॉट सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस. अब जितने भी कंट्रीज, देयर इज समथिंग कॉल्ड OIC, आपने नाम सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन. आपने कभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन सुना है? नहीं. क्योंकि क्रिश्चियन कंट्रीज ज़्यादा हैं दुनिया में. राइट. पूरा EU क्रिश्चियन है, छोड़ के टर्की. पूरा EU क्रिश्चियन है. दुनिया में कितने देश हैं जो कि क्रिश्चियन है, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन. देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन. हाँ. और देयर इज नथिंग कॉल्ड बुद्धिस्ट. कितने बुद्धिस्ट देश हैं? हाँ. थाईलैंड वाइलैंड दुनिया भर के, 12-15 रहेंगे. ये एक्चुअली जो मुस्लिम नेशंस का सपोर्ट है पैलेस्टीन को, दिस इज बेस्ड ऑन रिलीजन. राइट. आप अभी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के जो हेड हैं वहाँ पे, जो आयतुल्ला हैं, आप उनके बयान देख लीजिए.
दे आर कॉलिंग अपॉन द मुस्लिम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. मैंने एक एग्जाम्पल दिया था रिसेंटली. मेरे एक जान पहचान के हैं, पाकिस्तानी हैं यूके में. उनसे मेरी फ़ोन पे महीने में एक आध बार बात हो जाती है. तो मैंने उनसे पूछा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी मैं फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा हूँ. क्यों? कहीं मज़हब की वजह से? नहीं, मज़हब की वजह से नहीं कर रहा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ये फ़िलिस्तीन है ना, उसके ऊपर बड़ा जुल्म करा है इसराइलियों ने, और इसराइलियों ने इनकी ज़मीन घेर ली है. तो मेजर साहब आप बताइए, अगर आपके घर की ज़मीन कोई घेर ले तो आपको कैसा लगेगा? तो इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ. और ये तो मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ, और इनकी ज़मीन घेर ली है. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला डॉक्टर साहब एक बात, ही इज़ अ डॉक्टर, मैंने डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ज़मीन तो रशिया ने भी यूक्रेन की घेर ली थी, तब आप इतने इमोशनल हुए थे क्या? आप आए थे सड़क पे, आपने पैसे भेजे थे? नहीं भेजे ना आपने? कह रहा नहीं. मैंने बोला तो आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो पाकिस्तानी हिंदू हैं, मैं पाकिस्तानी हिंदुओं को इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो हिंदू हैं. मेरा दिल दुखता है. और कई मुसलमान हैं जो मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ पला बड़ा हूँ, उनके साथ खाना खाने जाता हूँ, उनके घर में आना जाना है. वो एक अलग चीज़ है. मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मेरी इज्जत करते हैं, और मैं उनके पेरेंट्स को उतना ही मान सम्मान देता हूँ जितना मैं अपने माँ बाप को मान सम्मान देता हूँ. लेकिन अगर सिंध में किसी हिंदू के साथ बुरा होगा तो मुझे बुरा लगेगा. जाहिर सी बात है. क्यों बुरा लगेगा मुझे? कारण क्या है? क्योंकि वो हिंदू है, बस. मेरा ये लॉजिक है, और कोई लॉजिक नहीं है कि ये हुआ है, ऐसा हुआ है, देयरफॉर 2 + 2 = 4. ऐसा कोई लॉजिक नहीं है. वो हिंदू है इसलिए मुझे दुख है अगर उसके साथ बुरा हो रहा है. अब तो अगर ईरान ये कहता है कि उसको इसलिए दुख हो रहा है, या ये डॉक्टर साहब लंदन के कहते हैं कि वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम है और ये भी मुस्लिम है, इसमें कोई गलत नहीं है. ये कोई गलत बात नहीं है. बिल्कुल नेचुरल है, वो इंस्टिंक्ट है. पर खुल के बोलना चाहिए. UN रेजोल्यूशन फलाना, फिर पील कमीशन की रिपोर्ट ये आई थी, और फिर यहाँ से लेबनान से लोग चले गए थे, फिर पैलेस्टीन से लोग चले गए थे, फिर 1967 की जंग का हवाला और 73. ये सब मत करो ना. आई एम बीइंग ऑनेस्ट. पाकिस्तानी हिंदुओं को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि हिंदू एंड ऑफ स्टोरी है. मुझे और कोई लॉजिक सुनना ही नहीं है. तो आप कोई और लॉजिक क्यों दे रहे हो यार? बी अपफ्रंट अबाउट इट. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, आप हमास ने 40 इजरायली बच्चों को काट दिया, उनको जिंदा जला दिया, लेकिन फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हैं हमास को. आप हमास नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप इंटेलेक्चुअल कवर फायर हमास को दे रहे हैं क्योंकि वो एक मुस्लिम संगठन है. अगर वो मुस्लिम संगठन भी नहीं है, वहां पे उसमें काम करने वाले उसके मेंबर जो हैं पूरे के पूरे मुस्लिम. और ये आपका लॉजिक है. कम से कम मैं जब हिंदुओं को सपोर्ट करता हूं, मैं तो इसलिए सपोर्ट करता हूं क्योंकि बेचारे उनको कन्वर्ट कर करके मार दिया वहां पे. मैं तो इसलिए कर रहा हूं, है ना. दिस इज माई लॉजिक. सर इसमें जैसे फॉर इंस्टेंस क्या होता है कि लाइक मतलब अभी जैसे पैलेस्टीन की अगर हम बात करें तो पैलेस्टीन में हमास है, बट देन एक पार्टी है जो कि पैलेस्टीन असेंबली करके कोई नाम है, राइट? लिबरेशन, PLO. यस पैलेस्टाइन लिबरेशन. सो ये दो तो एंटी है और दोनों ही मुस्लिम पार्टीज है. हाँ. और ये कहते हैं, जो असेंबली है, जो लिबरेशन वाले हैं, ये कहते हैं कि हम पैलेस्टीनियंस को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, हमास नहीं करता, राइट? सो अब यहां पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंटल अटैचमेंट, और बहुत सारे लोगों को पूरी स्टोरी नहीं मालूम होती कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, तो वो कभी ये पैलेस्टीनियन लिबरेशन का वो नहीं देखते. और ये लोग अच्छा चांस है कि आगे चल के इजराइल के साथ मिल जाए, बिकॉज कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, राइट? वो एरिया में पीस लाने के हिसाब से. तो ऐसे आई थिंक सेम चीज पाकिस्तान में भी है कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है, लोग जो नॉर्मल मुस्लिम है, वो लोग एक्सट्रीमिज्म नहीं चाहते हैं, बट जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम सॉफ्ट कॉर्नर है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो सपोर्ट, मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है उनका. क्या आपको नहीं लगता सर कि लाइक मतलब ये जो गैप इन नॉलेज है, ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से लोग एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट कर लेते हैं? बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ऑल मुस्लिम्स, लाइक मतलब हमास इज मुस्लिम, सो वी शुड सपोर्ट देम. बट देन दूसरे भी मुस्लिम संगठन है जो कि हमास के अगेंस्ट है. देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा. मैंने ऐसा कोई इस्लामिक संगठन का नाम नहीं सुना जो कि रेडिकल ना हो. अगर है तो मुझे एजुकेट करिए. आई वुड लाइक टू बी एजुकेटेड, बट आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट. जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, वो पूरा मुल्क रेडिकलाइज्ड है. उस पूरे मुल्क का बेड़ा ही गर्क है, ठीक है ना. वहाँ की गौरव सिर्फ फौज रेडिकलाइज नहीं है या ISI रेडिकलाइज नहीं है, वहाँ पे आम आदमी रेडिकलाइज्ड है. पाकिस्तानी अमन के बारे में, शांति के बारे में कब बात करता है? जब आप उसकी दोनों टांगें तोड़ के उसको व्हीलचेयर में बैठा देंगे ना,
तब वो अमन का फरिश्ता बन जाएगा पाकिस्तानी। पाकिस्तानी के पास 2 रुपए जेब में आ जाए, वो जिहाद के घोड़े पे चढ़ के तलवार घुमाना शुरू कर देता है। मैं तो उनको जानता हूँ, इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, पाकिस्तानियों को। आप मान के चलिए, मुहावरतन बोल रहा हूँ, मेरी ट्रिपल PhD है पाकिस्तान पे। इनके खून से, इनके DNA से, इनकी सोच से मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। जहाँ तक बात है PLO की, जहाँ तक बात है हमास की, कि they don't agree with each other and PLO says that, you know, we are the true representatives. PLO practices soft terrorism, Hamas practices hard terrorism. दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी जो लड़ाई है, इनकी लड़ाई आइडियोलॉजी की नहीं है, आपस में पावर की। यू आर राइट, नाउ यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। कभी हमास हावी हो जाता है पब्लिक ओपिनियन में, कभी PLO हावी हो जाता है पब्लिक ओपिनियन में। दैट्स इट। इन दोनों का मुद्दा वही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2005 में, और ये काफ़ी डिस्कशन में था मीडिया में 2-3 दिन पहले तक, 2005 में इजराइल पूरा गाजा से पीछे हट गया। 9,000 इजरायली थे वहाँ पे सेटल्ड, करीब $3 अरब खर्च करे और उनको पीछे ले आया। और उसने पैलेस्टीनियन में था, जो PLO है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO को बोला कि भाई लो, पूरा गाजा आपका, हमारी फौज हट गई, हमारे लोग हट गए, इनके घर हट गए, इनके बच्चे हट गए, इनके स्कूल हट गए, सब कुछ हट गया, अब ये ज़मीन सारी तुम्हारी, हम पीछे जा रहे हैं। वो तब खुश नहीं है। मैं आपको बताता हूँ चाहते क्या है। अच्छा, जो मैं बोलूँगा ना, थोड़ा सा अनपॉपुलर है, लेकिन ये सच है और हमें सच बोलना चाहिए। गौरव, मैं आपको बताता हूँ, ये चाहते हैं कि इजराइल बर्बाद हो जाए, टू पुश द ज्यूज इनटू द सी, समुद्र में धकेल दिया जाए यहूदियों को, इनको मार दिया जाए। तो व्हेन दे से फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री, इनकी कहावत है, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी। ये रिवर कहाँ है और सी कहाँ पे है? सी के बगल में तो ज्यूज बैठे हैं। सबको धकेलो, समुद्र के अंदर डालो, एक राज होना चाहिए। दिस इज व्हाट हमास वांट्स, दिस इज व्हाट PLO वांट्स। क्योंकि इजराइल, देखिए जो इजराइल बना वो तो UN के मैंडेट से बना 48 में, 47 के एंड में और 48 में हो गया था। इजराइल तो UN के मैंडेट से बना। इजराइल ने बोला कि जो UN ने हमें ज़मीन दी, हम उसमें खुश हैं, कोई बात नहीं। जो लोग कहते हैं ना इजराइल ने इनकी ज़मीन घेरी, राइट, वो तो वॉर के बाद हुआ था। नहीं, इन लोगों ने इजराइल के ऊपर अटैक करा इजराइल की ज़मीन घेरने के लिए, राइट। इजराइल ने इनको मारा। 5 countries attacked Israel in 1967, 5 at once। 5 मुल्कों ने हमला करा, इजराइल ने 5 को पीटा, 5 को हराया और इनकी जगह घेर ली। इनकी खुजली नहीं मिटी। इन्होंने फिर 1973 में अटैक करा इजराइल को, इजराइल ने फिर और ज़मीन घेर ली। तो इसमें रोना किस चीज़ का? क्योंकि आपने क्यों अटैक करा था इजराइल में? ज़मीन घेरने के लिए ना। अब आप हार गए तो आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, यही है बस। राइट। सो आई थिंक यहाँ पे लाइक मतलब ऑब्वियसली बिकॉज इतने सारे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है लाइक मुस्लिम्स की, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रिलीजियस लीडर्स है जो कि सिर्फ एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं। और अगर वो धर्म को थोड़े से मतलब, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, राइट, कि आज के तारीख में इंटरप्रिटेशन सबसे ज़्यादा चलता है। मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग रिलीजियस बुक्स तो रीड ही नहीं करते, जो उसका मीनिंग बताया जा रहा है उसके बेसिस पे लोगों को मिल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ like creating extremism, extremist views, instead of like creating radicalization, अगर वही चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस किया जाए तो आई थिंक ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। like मतलब ये जो बट ऑब्वियसली लाइक दिस इज जस्ट काइंड ऑफ एन उटोपियन थिंकिंग, राइट। ये कभी बैलेंस नहीं होगा। बात यह है कि आपका एक ओपिनियन है, मेरा एक ओपिनियन है, हम दोनों का नाम गौरव है, हम दोनों एक कप कॉफ़ी पे बातचीत कर लें और आप बोलेंगे ठीक है, आपने जो बोला चलिए मैं थोड़ी आपकी बात मान लेता हूँ, मैंने आपसे बोला ठीक है, आप जो कह रहे हैं गौरव मैं आपकी बात मान लेता हूँ। तो क्या कहते हैं आपकी बॉम्बे की भाषा में, मांडवली तो मांडवली हो जाती है ना। तब बातचीत करके लेन देन करके मामला ख़त्म हो जाता है। अगर मैं बोलूँ कि गौरव ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे मैं आपका मर्डर कर दूंगा, और आप मुझसे बोलते हाँ गौरव मैं भी यही कह रहा हूँ आपको, भाई मेरी बात नहीं मानी ना तो आई विल किल यू, मैं आपका मर्डर, फिर कहाँ बात होगी। पाकिस्तान में ही इस्लाम के 72 फिरके हैं। देयर आर 72 काइंड्स ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान, 72, और हर एक 72 में से हर एक दूसरे को काफिर कह रहा है और दूसरे के मस्जिदों में बम फोड़ रहा है। अब वेयर इज द रूम फॉर डिबेट एंड डिस्कशन? आपने RDX ही लगा दिया तो फिर वहां पे क्विज थोड़ा ना चलेगी कि आप बताइए इसका मतलब क्या और इसका मतलब क्या। वो तो बटन दबाएगा, और बटन दबा रहे हैं लोग एक दूसरे के। भाई एक इनका हेट क्या है आपस में,
मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इनका हेट क्या है? बात सिर्फ शिया सुन्नी की नहीं है। वो अहले हदीस अलग है, वो बरेलवी अलग है, वो देवबंदी अलग है, वो फलाना अलग, हाँ अहमदी अलग। ये सब एक दूसरे को काफिर मानते हैं। ये सब एक दूसरे को काफिर मानते हैं और सब एक दूसरे को मारने के चक्कर में। एट द एंड ऑफ द डे पावर स्ट्रगल पे ही ये रिड्यूस हो चुका है। ये आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है। हाँ। कि और आइडियोलॉजी से पावर गेन हो रही है। हाँ, कि मेरे अलावा हर दूसरा बंदा काफिर है, और क्योंकि वो काफिर है इसका मतलब वो वाजिबुल कत्ल है। वाजिबुल कत्ल इज कि वो वाजिब है, इट इज ऑल राइट फॉर हिम टू बी किल्ड। सो अरबी में एक फ्रेज है वाजिबुल कत्ल। तो ये वाजिबुल कत्ल है, क्योंकि वो मेरी राय नहीं रखता जो मैं रखता हूं, उसका मतलब है वाजिबुल कत्ल है, इसको निपटा दो। दैट इज देयर। पाकिस्तान में यही देख रहे हैं आप, इंडिया में नहीं है ये। राइट। नहीं, इंडियन मुस्लिम्स आर वेरी काइंड ऑफ, मतलब काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड कह सकते हैं इस चीज़ को लेकर। और इतना एक्सट्रीमिज्म इंडियन मुस्लिम्स का ये है कि जो डाइवर्सिटी भारत में है, हाँ, इससे बहुत फर्क पड़ता है। राइट। पाकिस्तान में डाइवर्सिटी नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि हम बड़े डाइवर्स मुल्क हैं। इतना बिलांद भर का पाकिस्तान है, पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन डाइवर्सिटी भारत में है, तो यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई है। और मुझे हो सकता है मेरे मुस्लिम नेबर की कोई बात पसंद ना आए, उसको मेरी कोई बात पसंद ना आए, लेकिन हमें एक साथ रहना है। तो हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, कभी वो एडजस्ट कर लेता है, कभी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, और हम लोग फिर एक एक हेलो हाय चलती रहती है, फिर दुख सुख में साथ। यू सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। इट्स अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। राइट। और फंडामेंटल भी हमारा डेमोक्रेटिक है रादर देन थियोक्रेटिक। हाँ, द ब्लूप्रिंट। पाकिस्तान वो देश नहीं है, वो भीड़ है, एक कल्ट कह सकते हैं। हाँ, ट्राइब। हाँ, और वहाँ पे वो पता नहीं बड़े अजीब से लोग हैं वहाँ पे। कुछ अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी एक जैसे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक अजीब लोग हैं, बहुत अजीब हैं। आप उनकी वे ऑफ थिंकिंग से, बड़ी लीनियर टाइप की उनकी वे ऑफ थिंकिंग है। आप दैट इज बिकॉज मतलब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रिलीजियस इन्फ्लुएंसर्स ही है जो कि एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग फैलाते हैं, क्योंकि कॉमन पब्लिक को ये सबसे इतना लेना देना नहीं है। वो कॉमन इंसान यही सोचता है कि मैं अपनी लाइफ में अच्छा करूँ, अपनी फैमिली का टेक केयर करूँ। भाई साहब, पाकिस्तान में तो ऐसा है कि अगर कोई बंदा लॉजिकल बात कर ले ना, हाँ, उसको इंटेलेक्चुअल का ठप्पा लगा देते हैं। कोई लॉजिकल अगर बात करे, कोई यही कह दे द वर्ल्ड इज राउंड, क्या इंटेलेक्चुअल आदमी है यार। बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, बड़ी। जी। ओके, सो सर व्हाट अबाउट लाइक अभी जो इंडिया के अगेंस्ट भी खालिस्तान को लेकर कहते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह हो सकते हैं इन द फ्यूचर। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक कि अभी 3 फ्रंट से खालिस्तान सपोर्ट हो रहा है, एक तो पाकिस्तान से हो रहा है, एक तो कनाडा से हो रहा है, और एक हो रहा है थ्रू यूके। तो अभी मामला कंट्रोल में है, एंड क्या इसका कोई सोल्यूशन निकल के आ सकता है? आपका इस पर क्या व्यू है? देखिए, खालिस्तान कुछ नहीं है। खालिस्तान एक फॉल्स फ्रंट है। खालिस्तान एक स्क्रीन सेवर है इमिग्रेशन के लिए, ड्रग स्मगलिंग के लिए, इसके लिए। खालिस्तान कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं हम खालिस्तानी हैं, तो उनसे ये पूछिए, भाई मैं कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो हिंदुस्तान की ये ज्योग्राफी है, खालिस्तान की क्या ज्योग्राफी है? कहाँ है खालिस्तान? कनाडा में है खालिस्तान, यूके में है, कहाँ पे है? तो देयर इज़ नो खालिस्तान, सो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड खालिस्तानी। ये कुछ नहीं करते। सारे के सारे जितने भी खालिस्तानी हैं, ये ड्रग स्मगलर्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, एंड दे आर द वर्स्ट ऑफ ह्यूमन काइंड। ये सिमरनजीत सिंह मान साहब हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनका एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने 30-30, 40-40 हज़ार रुपए लेके मैंने लोगों को झूठे सर्टिफिकेट, आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं यूट्यूब पे, कि मैंने झूठे सर्टिफिकेट दिए कि भारत में इनके खिलाफ बड़ा जुल्म हो रहा है, इसलिए वहाँ पे इनको असाइलम दी जाए, पॉलिटिकल असाइलम, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली जो है ना, दिल्ली बड़ा जुल्म कर रहा है। तो एक विक्टिमहुड का नैरेटिव पैसा लेके, अब वो सर्टिफिकेट का दाम, ये पुराना इंटरव्यू है 20 साल पुराना, अब उसका दाम करीब 2 से लेकर 3 लाख रुपए हो गया है। तो अगर आपको कनाडा जाना है, रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है बेसिकली। हाँ, आपको एक वहाँ पे आप चले जाएंगे, वहाँ पे तो जैसे आपको जाना है तो आप 2-3 लाख रुपए दीजिए, कोई पॉलिटिशियन आपके लिए चिट्ठी लिख देगा कि इसके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ जी। ये जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता था, बड़ा जुल्म हुआ साहब इसके खिलाफ, और मैं सर्टिफाई करता हूँ बड़ा जुल्म हुआ। तो आप रोते रोते उसको ले जाएंगे वहाँ पे, और फिर वहाँ पे थोड़ा इमिग्रेशन लॉयर को पैसे देंगे, और आप वहाँ पे रह लेंगे, और फिर कनाडा में आप ट्रक चलाइए, उबर चलाइए, आपकी मर्जी है, जो भी आपको काम करना, जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको अलाउ करते हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये पंजाब में एक इंडस्ट्री चल गई है। 95%, 99% of the Sikhs in Punjab, they don't agree with Khalistan. And all over the world, they don't agree with Khalistan. जो सिख है ना, वो बिकॉज उन्हें मालूम है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है। लाइक मतलब अगर सिख रिलीजन का भी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि अगर आपके अगेंस्ट इनजस्टिस हो रहा है तो आप फाइट करो। लेकिन इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सिख को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है।
नहीं, सिक्स अभी को तो नहीं, बहुत देखिए, रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता हाँ, पर एक जमाना था जब सिखों के खिलाफ बहुत बुरा हुआ था। Yes. और इसका मैं विटनेस हूँ। तो मैं कोई सुनी बात, मैंने 84 के दंगे अपनी आंखों से देखे हैं। एक दो आफ्टर ब्लू स्टार ऑपरेशन। हाँ, आफ्टर इंदिरा गांधी इसके लिए। Yeah. और जिस तरीके से सिखों को मारा गया ये सच है। जिस तरीके से सिखों को उनके घर से निकाल के जलाया गया, औरतों के साथ रेप करा, ये सच है। और सिखों के पीछे भागती भीड़ को मैंने देखा है। मैं बहुत छोटा था, मैं क्लास 8th में था, 7वीं 8वीं में ऐसे कुछ था, मैं मुझे याद नहीं है। और मैं DPS RK-पुरम में पढ़ता था, तब मैंने ये फसाद अपनी आंखों के सामने देखे हैं। सिखों के साथ बुरा हुआ है, पहली बात। सिखों को अभी तक न्याय नहीं मिला, ये भी सच है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ, जिसमें फौज घुसी थी हरमंदर साहब, आज मैं कहता हूं एज अ फौजी, वो ऑपरेशन गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। उसको एक बेहतर तरीका था करने का। देयर वाज अ स्मार्टर वे टू डू इट। हरमंदर साहब के गोली चलाना, स्ट्रक्चर पे गोली चलाना, दैट इज नॉट द आंसर। और वो गलत हुआ। और मैं आज भी कहता हूं, और मैं कई सालों से कहता आया हूं, कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जिस रूप में हुआ ना, उस रूप में नहीं होना था। आप सराउंड करते, अंदर बाहर जाने से लोगों को रोकते, आप स्नाइपर लगाते, आप अंदर गैस डालते, जैसे होती है ना, जिससे कि बेहोश हो जाता है आदमी। आपके पास टेक्नोलॉजी थी, रशिया के पास टेक्नोलॉजी है, रशिया आपका बेस्ट फ्रेंड है। उस जमाने में तो और बढ़िया दोस्त था। और बढ़िया थी। आप हरमिंदर साहब के अंदर अगर गैस डाल देते, लोग बेहोश हो जाते, फिर आप निकाल के अरेस्ट कर सकते थे। आपको भिंडरा वाले को मारना था, एक स्नाइपर शॉट लगता, मर जाता भिंडरा वाला। आपने जानबूझ के एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए कि हम कितने तगड़े हैं और हम किसी को नहीं बख्शते, पावर गेम, अपना पावर गेम दिखाने के लिए आपने हरमिंदर साहब के ऊपर गोलियां चलाई। पाप हुआ है, इसका रिकॉग्निशन होना चाहिए कि वो पाप था। ठीक है, सिखों के साथ गलत हुआ है, ये बात सच है। लेकिन वो जो गलत हुआ है, उस समय के बाद फिर नहीं हुआ गलत। राइट। और वो माइंडसेट किसी ने कैरी नहीं किया, लाइक अगेंस्ट द सिक्स, आई बिलीव। हाँ, नहीं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये खालिस्तानी है, ये तो ड्रग एडिक्ट हैं लोग। ये खालिस्तानी आर नॉट सिख्स। कोई भी बोले कि खालिस्तानी सिख हैं, सरदार हैं, नहीं। खालिस्तानी बेसिकली क्रिमिनल्स हैं। ठीक है, उनको सिखों के साथ ना जोड़ें। सिखों के जो गुरु हैं, जो सिखों के गुरुद्वारे हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब है, वो सिखों के गुरु हमारे भी गुरु हैं, वो गुरुद्वारे हमारे भी मंदिर हैं। और वो जो गुरु ग्रंथ साहब है हमारे लिए उतनी ही मान्य है जितनी रामायण और महाभारत है। सिख हमारे भाई बहन है, मुझे इसमें ₹1 का कन्फ्यूजन नहीं है, और मैं ये बात दिल से मानता हूं। लेकिन खालिस्तानी चोर है, इसमें भी मुझे ₹1 का कन्फ्यूजन नहीं है कि खालिस्तानी चोर है, एंड दे शुड ऑल बी पुट अंडर लॉक एंड की। देखिए, बात यह है कि पंजाब की जो पॉलिटिक्स है ना, खालिस्तान को समझने के लिए आपको पहले पंजाब की पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। बुरा हुआ क्या सिखों के साथ बुरा हुआ? बिल्कुल बुरा हुआ। क्या कश्मीरी पंडितों के साथ बुरा हुआ? बिल्कुल बुरा हुआ। बुरा हुआ ना, बिल्कुल। 3 से लेकर 5 लाख रातों रात वहां से गायब कर दिए गए। कितनों का रेप हुआ, कितने हजारों का कत्ल हुआ, राइट? कभी ना कभी भारत के इतिहास में किसी ना किसी कम्युनिटी के साथ बुरा हुआ है, राइट? बट आफ्टर ऑल दिस इज योर कंट्री। हैविंग सेड दैट, मैं एक बात बताऊं आपको, 84 का अभी तक न्याय नहीं मिला सिखों को, और ये बुरी बात है। इट इज द फेलियर ऑफ द स्टेट एंड इट इज द फेलियर ऑफ आवर लीगल सिस्टम कि सिखों को अभी, और जिन्होंने सिखों के खिलाफ काम करा था, जिन्होंने सिखों के खिलाफ बरगलाया नहीं, जिन्होंने सिखों के खिलाफ राइटिंग करी, जिन्होंने मारा, जिन्होंने सिखों को काटा, जिन्होंने सिख औरतों के साथ रेप करा, वो आज भी खादी पहन के खुला घूम रहे हैं। ये फेलियर आई थिंक कुछ इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने पूरा इन्फ्लुएंस किया, राइट? मतलब कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे। ओके, ये ऊपर से आशीर्वाद था। कोई इन्फ्लुएंसर नहीं था, कोई ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने बरगला दिया। जो सिखों को दिल्ली में मारा गया, मैं बाहर के बारे में नहीं कह रहा, मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं उस समय दिल्ली में था, मैं छोटा था बहुत। लेकिन मेरे पिताजी ITBP में थे, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, वो DIG थे, और हम लोग A ब्लॉक में रहते थे, RK-पुरम सेक्टर 13। हायत रीजेंसी होटल हमारे घर के बिल्कुल सामने। इनफैक्ट एशियन गेम्स के दौरान हमने हायत रीजेंसी वगैरह ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सामने बना है, तो हम अपनी बिल्डिंग की छत से देखते थे कि क्या बन रहा है। उस जमाने में बड़ा एक्साइटमेंट होता था, बच्चे थे हम। तो मैं आपको एक बात बताता चलूं, छोटी सी ना, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं था उस वक्त, कोई नहीं था। पार्टीज के इन्फ्लुएंसर्स? नो पार्टी, नथिंग। सिखों को मारा गया है ऑन द ऑर्डर्स ऑफ दैट टाइम, उस समय जो केंद्रीय सरकार थी।
जो केंद्रीय सरकार थी, जो उस वक्त 1984 में केंद्र में सरकार थी, उसने आदेश दिए थे कि सिखों को मारो, वरना 13 दिन 12 दिन 2 हफ्ते आपके सिख यहां पे दिल्ली में कट रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? यू टेल मी। स्टेट इंटरवीन कर देती। स्टेट इंटरवीन, आप एक फोन करिए इंडियन आर्मी को, प्रधानमंत्री बोले इंडियन आर्मी को कि अगले 6 घंटे के अंदर दिल्ली ऐसा हो जाए कि सबको सांप सूंघ गया है। कैसे किसी की हिम्मत है किसी सरदार का गिरेबान पकड़ ले? हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकरेज करा। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स खुले घूम रहे थे जीपों में, मारो मारो काटो काटो, दे वर डायरेक्टिंग, इसको मारो इसको मारो इसको मारो। तो अगर किसी कम्युनिटी को आपने किसी के साथ गलत कराया तो भैया दिल में तो रोष होगा। सही बात है, आप जुल्म करोगे तो दिल में रोष होगा, दिल में गुस्सा होगा, गुस्सा है। तो सर लाइक लेफ्ट विंग और राइट विंग को लेकर भी एक काफ़ी डिबेट रहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो राइट विंगर बनना ज़्यादा बेटर है, लेफ्ट विंगर बनना बेटर है। तो इसका बैलेंस क्या आपके पर्सपेक्टिव से? लाइक कितने राइट विंग वैल्यूज़ होने चाहिए, राइट विंग लेफ्ट विंग वैल्यूज़ का सही प्रपोर्शन क्या होना चाहिए एक आइडियल नेशनलिस्ट सिटीजन के लिए? मुझे पता नहीं है ये, मैं खुद बैलेंस्ड आदमी हूँ नहीं। मेरे व्यूज़ बैलेंस्ड हैं नहीं, मेरे लॉपसाइडेड व्यूज़ हैं। मैं मीडिया में हूँ, लोग मुझसे कहते हैं कि आप तो मीडिया में हैं, आपको न्यूट्रल, मेरे अंदर न्यूट्रल गैर है नहीं। तो मुझे पता नहीं है इसका आंसर। आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर। मेरे एक्सट्रीम व्यूज़ हैं हर चीज़ में। आई एम लाइक दैट। मैं एक ये मेरा नेचर है, ये मेरा दिमाग है। और मैं ये कि मिक्स एंड मैच, बैलेंस, न्यूट्रलिटी, ये सब मैं नहीं है, बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव नहीं, मेरे है नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा, आपको लगेगा झूठ बोल रहा है। नहीं सर, लाइक मतलब आई थिंक जैसे मैंने कहा कि वो चीज़ ऑडियंस के सामने ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप करता है ये चीज़। सो अभी सर लाइक आपने पास्ट की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो नॉन अलाइनमेंट वाली थी जी। और अभी की काफ़ी रोबस्ट पॉलिसी है, लाइक सीधा एक्शन लेती है। तो आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है? मतलब इन द वे कि लाइक इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी ले लो, इंडिया के जो जियोपॉलिटिकल नेगोशिएशंस हो गए, तो अभी इट इज़ मच बेटर, और पहली वाली जो पॉलिसी थी वो भी सही थी और ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट आया नहीं है। देखिए, जो नॉन अलाइंड पॉलिसी थी ना भारत की, आज भी नॉन अलाइंड है भारत की। भारत अभी भी किसी ब्लॉक के साथ अलाइंड नहीं है। भारत रशिया के साथ भी बैठता है, भारत चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहा है, जबकि आप जानते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना के साथ हमारी 1000 प्रॉब्लम्स हैं। भारत अमेरिका के साथ भी है, भारत यूरोपियन यूनियन के साथ भी है। इनफैक्ट मोदी जी की गवर्नमेंट ने जो हमारा रिलेशन मुस्लिम वर्ल्ड के साथ आज है वो कभी नहीं रहा। एग्जैक्टली। तो इनकी पॉलिसी है बैलेंस की, ये सबको बैलेंस कर लेते हैं। इनकी ईरान से भी बनती है, ठीक है जी, इनकी सऊदी अरब से भी बनती है, जस्ट लाइक मल्टी अलाइनमेंट हो गया। इनकी इजराइल से भी बनती है, इनकी फ्रांस ओआईसी से भी बनती है, इनकी ओआईसी से भी बनती है। चाइना के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन $125 अरब की ट्रेड भी है चाइना के साथ, राइट? अमेरिका से नेगोशिएशन कर रहे हैं। अमेरिका कहता है कि द डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी इंडिया, ऐसा अमेरिका कह रहा है। वहां पर रशिया से S-400 भी खरीद रहे हैं। तो ये जाके किसी के साथ नहीं बैठे। अभी भी हम लोग टोटली नॉन अलाइंड हैं, लेकिन टुडे इंडिया ने, पता क्या, मैं बता रहा हूँ नॉन अलाइनमेंट का चक्कर क्या है। एक जमाना था कि एक कम्युनिस्ट ब्लॉक था और एक वेस्टर्न ब्लॉक था। आप या तो रशिया के साथ थे, आप या तो वेस्ट के साथ थे। तो इंडिया ने बोला कि नहीं साहब, हम ना रशिया के साथ हैं ना हम वेस्ट के साथ हैं, हमारी दोनों से दोस्ती है और हमें जहां पे ठीक लगेगा हम वो करेंगे अपना, और अपना धीरे धीरे काम करते रहेंगे। ये इंडिया ने बोला। आज इंडिया कहता है कि एक वेस्ट है, एक चाइना और एक इंडिया, हम भी पावर सेंटर है। वी आर ऑल्सो पावरफुल। हम क्यों जाके वेस्ट के पास बैठे या हम चाइना के साथ बैठे? तुम हमारे साथ आके बैठो, हमारे पास भी पैसा है। दिस कॉन्फिडेंस कम्स विद a $3.75 trillion economy going on $5 trillion, fifth largest economy in the world, going to be third largest economy in the world. Unlocking the potential, unlocking political stability for the past 8-9 years. Modi ji there. 24 में भी लोग कह रहे हैं मोदी जी जीतेंगे, and I hope he wins. I pray to God he wins with a thumping majority. तो ये तो होगा ही होगा। जब आपके देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, जब क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन होगा, जब लीडरशिप होगी, तो सब फिर चीज़ें अच्छी होंगी। तो ये चीज़ है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने क्वेश्चंस के बहुत अच्छे से आंसर दिए, अपना पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया, और आपके काफ़ी सारे बातों से मैं एग्री करता हूँ 100%. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज़ विद द ऑडियंस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.